तो मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल नैन आईएएस पर। और दोस्तों, आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में हमने एक नया टॉपिक शुरू किया है, मानव कार्यकी या शारीरिकी, जिसमें हम विभिन्न अंग तंत्रों के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में जो है उस टॉपिक की कुछ चीज़ें हुई थी, जिसमें हमने देखा था कि अंग तंत्रों में पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र, पेशीय तंत्र, परिसंचरण तंत्र इत्यादि सारे तंत्रों के बारे में हमने एक ब्रीफ आइडिया लिया था। और उसके बाद आज से हम दोस्तों उसको डिटेल करेंगे, एक एक तंत्र को हम समझेंगे किस तरह वो जो है उनका पूरा सिस्टम है और किस तरह वो काम करता है। और परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ जो है पूरी तरह फोकस होकर आप इस टॉपिक को देखेंगे, नोट्स जरूर बनाएंगे। आइए दोस्तों, आज हम लेके चलते हैं आपको जो पहला हमारा जो है तंत्र है, वो कौन सा तंत्र है दोस्तों? वो है कंकाल और पेशीय तंत्र। पेशीय तंत्र देखिए, मांसपेशी तंत्र कह सकते हैं, ठीक है, मांसपेशी तंत्र कह सकते हैं। तो इसमें हमको क्या देखना है दोस्तों? हमको ये देखना है, पेशी तंत्र की जगह हम इसको लिख सकते हैं मांसपेशीय तंत्र। मांसपेशीय तंत्र, ओके। चलिए आइए देखते हैं ये है क्या, इसका क्या महत्व है। दरअसल कंकाल तंत्र या मांसपेशी तंत्र वो तंत्र है जो मानव शरीर का संपूर्ण ढांचा बनाता है। मतलब एक लाइन में आप इसको समझिएगा, मानव शरीर का पूरा ढांचा बनाने के लिए जिम्मेदार तंत्र कौन सा तंत्र होता है? कंकाल तंत्र, जिसको हम क्या कहते हैं? स्केलेटल सिस्टम। इसको क्या कहेंगे? स्केलेटल सिस्टम, ओके। चलिए स्केलेटल सिस्टम को देखते हैं दोस्तों। ये है क्या? ये क्या है? मानव शरीर का ढांचा बनाने वाला तंत्र। क्या क्या पॉइंट्स है इसमें? पहली चीज ये, इसकी डिफिनीशन, मानव शरीर का ढांचा बनाने वाला तंत्र, ओके। सबसे पहली बात ये, इसकी डिफिनीशन हो गई। कंकाल तंत्र किससे कहते हैं? मानव शरीर का संपूर्ण ढांचा बनाने वाले तंत्र को हम स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र कहते हैं। चलिए एक बात ये हो गई। इनका काम क्या है? हड्डियां और मांसपेशियां मिलकर क्या काम करती हैं दोस्तों? तो ये क्या करती हैं? आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती हैं। आंतरिक अंगों की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा का काम। तो ये कौन करती हैं? ये कंकाल तंत्र पूरा करता है या हड्डियां करती हैं, ठीक है। चलिए एक चीज ये हो गई। मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं दोस्तों? मानव शरीर में इस तरह कुल कितनी हड्डियां हैं? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, ओके। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं कंकाल का कार्य क्या है दोस्तों। अब हमको ये देखना है कि इस तंत्र का कार्य क्या है। एक एक करके पॉइंट्स में देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। कंकाल के कार्य हम इस सब हेडिंग में देखेंगे कि कंकाल के जो है कंकाल के कार्य क्या है, ठीक है। कंकाल के कार्य, आइए देखते हैं दोस्तों कि कंकाल के क्या क्या कार्य हैं। तो पहला काम क्या है? शरीर को एक निश्चित आकृति या आकार देना। आपको पता है कि जो शेप हमारा है, जो शरीर का शेप है, आकृति है, ये किस लिए संभव है? हमारे कंकाल तंत्र की वजह से। हमारी खोपड़ी का एक आकार है, हमारे चेहरे में भी कम से कम 8 हड्डियां हैं जो चेहरे की कंकाल को बनाती हैं। तो इस तरह जो है सारे स्ट्रक्चर का जो बेसिक है वो क्या है? कंकाल ही है। कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं कि शरीर को एक निश्चित आकृति या आकार देना, ओके। शरीर को निश्चित आकृति एवं आकार देना,
जिससे क्या होता है, शरीर को सहारा मिलता है, जिससे शरीर को सहारा मिलता है। क्लियर हुआ? शरीर को सहारा मिलता है मतलब एक शेप देना। चलिए, ये हो गया कंकाल का पहला काम। दूसरा काम, कोमल अंगों को बाहरी आघातों से बचाना। दूसरा काम आप क्या समझेंगे इसका, कंकाल तंत्र का? कोमल अंगों को बाहरी आघातों से बचाना। कोमल अंगों को क्या करता है, बाहरी आघातों से ये बचाता है। चलिए, ये दो बातें हो गई दोस्तों। तीसरी बात क्या है, प्राणियों में प्रचालन की सुविधा। प्राणियों में प्रचालन की सुविधा। प्रचालन की सुविधा का क्या मतलब है दोस्तों? प्रचालन का मतलब मूवमेंट। मूवमेंट होने में जो है कंकाल और मांसपेशी तंत्र बहुत मदद करता है। अगर ये ना हो तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो प्रचालन की सुविधा प्राणियों में किसकी वजह से है? कंकाल की वजह से है। चलिए, चौथा जो पॉइंट है दोस्तों, जो कंकाल की मज्जा गुहा है। अभी हम आगे देखेंगे कंकाल में मज्जा गुहा होती है उसके अंदर, ठीक है। हम देखेंगे कैसे, उसको बहुत डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो ये समझिए कि जो कंकाल की जो मज्जा गुहा होती है वहां क्या इकट्ठा होता है, वसा इकट्ठी होती है। तो कंकाल की मज्जा गुहा, ठीक है, मज्जा गुहा में क्या है, ये क्या करती है, वसा एकत्रित करने का कार्य। वसा एकत्रित करने का कार्य, ठीक है। वसा को एकत्रित करने का कार्य कहाँ होता है, मज्जा गुहा में होता है। चलिए, ये भी क्लियर हो गया दोस्तों। अब आगे हमको क्या देखना है, इसका अगला जो है कार्य क्या है, पांचवा, कर्ण अस्थियां, ठीक है। ये जो कर्ण अस्थियां हैं, अस्थि में कंकाल में ये भी तो आता है, तो ये जो है कर्ण अस्थियां क्या करती हैं, ये जो है इस चीज को, ध्वनि कंपनों को आंतरिक कर्ण तक पहुंचाने में मदद करती है। मतलब जो ध्वनि कंपन ग्रहण करती हैं, तो ये जो अस्थियां होती हैं ये कहां तक पहुंचाती हैं ध्वनि कंपनों को, आंतरिक कर्ण तक पहुंचाने में मदद करती हैं। हम कह सकते हैं कि जो है कर्ण अस्थियां जो होती हैं, कर्ण अस्थियां क्या करती हैं, ध्वनि कंपनों को, जो ध्वनि कंपन ग्रहण करती हैं, तो ध्वनि कंपनों को आंतरिक कर्ण तक पहुंचाती हैं। क्लियर हुआ, आंतरिक कर्ण तक पहुंचाती हैं। क्लियर हो गया। आइए, और भी काम है कुछ इनके महत्वपूर्ण, उनको भी देख लेते हैं कंकाल के कार्य में, ठीक है। आइए और देखते हैं और क्या क्या कंकाल के कार्य हैं। चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, उन्हीं को मैं जो है आपको बता रहा हूं, ठीक है। हर तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण काम है। अब देखिए, जैसे जब जीवित अंतः कंकाल होता है, ठीक है, मृत होने के बाद नहीं, जीवित अंतः कंकाल, मतलब कंकाल जीवित है, जैसे हम जीवित हैं उस समय की सिचुएशन की बात हो रही है। मरने के बाद आपने हड्डियों का ढेर देखा होगा, कंकाल का ढेर देखा होगा, उसकी बात नहीं है, जीवित अंतः कंकाल की बात है। तो यहाँ क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण काम दोस्तों, ठीक है। जीवित अंतःकाल क्या करता है, लाल रुधिराणुओं का, मतलब जो आरबीसीज होती, आरबीसीज का निर्माण करता है। मतलब जो अंतः कंकाल होता है, जीवित अंतः कंकाल, वो क्या करता है, आरबीसी या लाल रक्त अणुओं का जो है निर्माण करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कंकाल में दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस भी संचित रहता है। कंकाल में दो तत्व हैं, क्या है, कैल्शियम और दूसरा फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस ये क्या होता है, संचित होता है, ठीक है। ये क्या होता है, स्टोर होता है। कैल्शियम और फास्फोरस संचित होता है, ओके,
और ये क्या करता है दोस्तों, जो समय समय पर शरीर को भी उपलब्ध होता रहता है, समय समय पर शरीर को उपलब्ध होता है, उपलब्ध होता रहता है। मतलब शरीर को अगर कैल्शियम फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है तो इसमें जो कैल्शियम फास्फोरस कंकाल में उपस्थित होता है वो शरीर को बीच बीच में उपलब्ध होता रहता है आवश्यकता के अनुसार। क्लियर हो गया। चलिए अब दोस्तों ये हो गया हमारा कंकाल का कार्य। जैसे आरबीसीज है वो दोस्तों, उसी तरह जो है जीवित अंतः कंकाल में श्वेत रक्त कणिकाओं का भी निर्माण होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का भी निर्माण होता है। क्लियर हुआ। तो मतलब लाल रुधिर कणिकाओं का भी निर्माण होता है और श्वेत रुधिर कणिकाओं का भी निर्माण होता है। आगे इसको हम अच्छे से देखेंगे कैसे निर्माण होता है अलग अलग। चलिए यहां हमने कंकाल के कार्य को देख लिया, ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों आपको। अब हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि कंकाल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के कंकाल होते हैं ये चीज हमको देखना है दोस्तों। तो याद रखिए कंकाल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, शरीर में उपस्थिति, शरीर में इनकी कहां कहां उपस्थिति होती है, तो उपस्थिति के आधार पर, ठीक है, शरीर में उपस्थिति के आधार पर कंकाल दोस्तों क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होते हैं बाह्य कंकाल और दूसरा क्या होता है, अंतः कंकाल। एक होता है बाह्य कंकाल और दूसरा क्या होता है दोस्तों, अंतः कंकाल। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखिए बाह्य कंकाल को हमको समझना है। सबसे पहले हम दोस्तों समझेंगे बाह्य कंकाल को। ठीक है, बाह्य कंकाल को समझते हैं। ये क्या है, ये शरीर की बाहरी सतह पर पाया जाता है। सबसे पहली बात, शरीर की बाहरी सतह पर पाया जाने वाला, ओके, ये शरीर की बाहरी सतह पर पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कंकाल कैसे बाहरी सतह पर पाया जाता है, आइए देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो त्वचा की चर्म है, जो त्वचा की चर्म, ये चमड़ा, त्वचा की चर्म, त्वचा की चर्म और उपचर्म, चर्म और उपचर्म, चर्म और इसके नीचे की जो है उसकी बात हो रही है। चर्म और उपचर्म क्या होती है दोस्तों, रूपांतरित होके बाह्य कंकाल बन जाती है। मतलब बाह्य कंकाल में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, रूपांतरित हो जाती है, ओके, ठीक है। त्वचा की जो चर्म और उपचर्म है यही क्या होती है, बाह्य कंकाल में चेंज हो जाती है या रूपांतरित हो जाती है। तीसरी बात बाह्य कंकाल की क्या है, यह क्या होता है दोस्तों, मृत होता है। अभी तक आप आश्चर्य में होंगे कि हमने बताया नहीं कि कैसे कंकाल बाहरी हो सकता है। देखिए दोस्तों, अब आप देखिए पक्षियों में पंख होता है, पक्षियों में पंख होता है कि नहीं होता है। आपके शरीर में बाल और रोम जो होता है ये क्या है, ये देखिए दोस्तों, पारिभाषिक रूप से कहा जाए तो ये कंकाल ही है, बाह्य कंकाल में आता है। तो आपके शरीर का जो बाल है, रोम है, नाखून है, जो मृत होता है, ये किस में आता है, कंकाल में आता है और बाह्य कंकाल में आता है। क्लियर हुआ। पक्षियों में आपने पंख देखा होगा, ये किस में आएगा, बाह्य कंकाल में आएगा। कछुए में आपने उसकी ऊपरी कवच देखी होगी, ये किस में आएगा, बाह्य कंकाल में आएगा। ठीक है, ये क्या होता है, मृत होता है। ये त्वचा की चर्म और उपचर्म से ही जो है बाह्य कंकाल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, मछलियों में आपने सल्क देखा होगा, जो सल्क होती हैं, ठीक है, उनका शरीर सल्कों से ढका होता है, वो सल्क भी क्या है, बाह्य कंकाल का एक रूप है। ठीक है, चलिए
अब देख लेते हैं इनके उदाहरण देख लेते हैं। शरीर के ये आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। क्लियर हुआ? शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। बाल क्या करता है? बाल भी रक्षा करता है, ठीक है। रोम क्या करता है? रक्षा करता है। कछुए में तो आपने देखा है रक्षा करने का पूरा कॉन्सेप्ट ही है, ऊपरी कवच क्या करती है? रक्षा करती है। आइए देखते हैं आगे दूसरी चीज क्या, इनके उदाहरण हम देख लेते हैं दोस्तों। क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? मत्स्य में शल्क हो सकता है, में शल्क, ओके। मत्स्य में क्या है? शल्क है। कछुओं में ऊपरी कवच है, कछुओं में ऊपरी कवच है दोस्तों। और क्या है? बाल है। पक्षियों में पंख है, पक्षियों में पंख है। और स्तनधारियों में, स्तनधारियों में बाल है, रोम है, नाखून है। बाल है, रोम है, नाखून है। ये सब दोस्तों जो मैं बता रहा हूं किसके उदाहरण है? ये है बाह्य कंकाल के उदाहरण, ठीक है। बाह्य कंकाल के उदाहरण। अब बाल क्या करते हैं दोस्तों? बाल और रोम क्या करते हैं? स्तनधारियों की अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक गर्मी से भी और अत्यधिक सर्दी से भी, अत्यधिक सर्दी से भी इनकी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। गर्मी और सर्दी दोनों में बाल क्या करते हैं? रक्षा करते हैं स्तनधारियों के शरीर की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। आइए देख लेते हैं अंतः कंकाल के बारे में। बाह्य कंकाल तो हमने देख ही लिया, अब देखेंगे दोस्तों हम अंतः कंकाल के बारे में कि ये किस तरह महत्वपूर्ण है। आप जिस कंकाल को जानते हैं शायद सहज भाषा में, वो अंतः कंकाल ही है, ठीक है। चलिए दूसरा कौन सा है? अंतः कंकाल। अब अंतः कंकाल में क्या होगा? अंतः की बात है तो जाहिर सी बात है शरीर के अंदर पाया जाने वाला, शरीर के अंदर पाया जाने वाला, ओके। शरीर के अंदर पाया जाने वाला नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, सभी कशेरुकियों में उपलब्ध है। जो भी जितने भी कशेरुकी प्राणी हैं दोस्तों, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, सब में ये जो है पाया जाता है अंतः कंकाल। ये याद रखिएगा, सभी कशेरुकी प्राणियों में उपलब्ध, प्राणियों में उपलब्ध। अब अमीबा में ये नहीं पाया जाएगा, पैरामीशियम में अंतः कंकाल थोड़ी पाया जाएगा। जो भी कशेरुकी प्राणी हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, उन्हीं में जो है अंतः कंकाल की उपस्थिति होती है, ठीक है। क्लियर हुआ? तीसरी चीज अंतः कंकाल, जो अभी आपने कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ा परिभाषा में कि शरीर का मुख्य ढांचा बनाता है, तो असल में जो शरीर का मुख्य ढांचा बनाता है वो अंतः कंकाल ही होता है, बाह्य कंकाल नहीं बनाता। बाल और रोम और या ऊपरी कवच कछुए की वो पूरा ढांचा थोड़ी बनाती है, वो तो शरीर की सुरक्षा के लिए होती है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा के लिए होती है। तो बाह्य कंकाल अलग चीज है, लेकिन जो ढांचा बनाने वाली बात है, तो ढांचा कौन बनाता है दोस्तों? वो ढांचा बनाता है अंतः कंकाल। तो हम कह सकते हैं कि अंतः कंकाल ही मुख्य ढांचा बनाता है, अंतः कंकाल ही मुख्य ढांचा बनाता है, ओके। चलिए ये बात क्लियर हो गई। ये किससे ढका रहता है? तो ये किससे ढका रहता है? मांसपेशियों से। अंतः कंकाल क्या होता है? मांसपेशियों से ढका रहता है। आपने देखा होगा जो भी बोन्स होंगी, हड्डियां होंगी, आपने देखा होगा उनके ऊपर मांसपेशियों की परत चढ़ी होती है, ठीक है। जब आदमी मृत हो जाता है तब वो सूख जाती हैं या फिर जो है नष्ट हो जाती हैं, तो कंकाल केवल दिखता है, ठीक है। लेकिन ये असल में क्या होती है? मांसपेशियों से ढका होता है। क्या होता है? ढका होता है,
क्लियर हुआ? मांसपेशियों से क्या होता है, ये ढका होता है। अब देखिए दोस्तों, अब ये हमें देखना है अंतःकंकाल के बारे में कि ये क्या जो है, किस तरह इसका विभाजन हम कर सकते हैं। ये तो इसके कुछ काम हो गए। अब देखिए अंतःकंकाल को डिटेल करेंगे दोस्तों, अंतःकंकाल को हम और डिटेल करेंगे, ठीक है। आइए अंतःकंकाल को बांटते हैं हम दो भागों में, ठीक है। अंतःकंकाल, अंतःकंकाल, चलिए इसको भी दो भागों में हमने बांट दिया। एक होगा दोस्तों अस्थि, जिसको हम क्या कहेंगे, बोन, ठीक है। अस्थि मतलब बोन होता है। और दूसरा क्या है, उपास्थि या कार्टिलेज, जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज मतलब क्या होता है, उपास्थि होता है। एक क्या है, अस्थि है, और दूसरा क्या है दोस्तों, उपास्थि है। ये दोनों अंतःकंकाल हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बाह्य कंकाल से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं दोस्तों कि अस्थि क्या है, उपास्थि क्या है। अस्थि सिंपल है, देखिए सबसे पहला अंतर आप समझ लीजिए, दिमाग में बना लीजिए याद रखने के लिए। बाकी तो जो महत्वपूर्ण चीजें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। अस्थि कठोर है, जो मोटी मजबूत हड्डियां हैं वो अस्थि में आती है, जिसको आप पसली कहते हैं, मतलब नरम मुलायम हल्की जो होती हैं वो उपास्थि में आती हैं, या पसलियां जिसको कहते हैं। आप देखते होंगे जो नरम हड्डियां हैं उनको क्या कहते हैं, नरम हड्डियां, एकदम मुलायम जो हड्डी है, लेकिन एकदम जो है समझ लीजिए कि नाम मात्र की हड्डी है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको डिटेल में। ये क्या होती है, ठोस होती हैं, कठोर होती हैं, ठीक है, एवं मजबूत। ठोस, कठोर एवं मजबूत संयोजी ऊतक है, ठीक है। आपको पता है कि कंकाल क्या है दोस्तों, संयोजी ऊतक है। ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। तो हम कह सकते हैं कि एक ठोस, कठोर एवं मजबूत ये संयोजी ऊतक है, ठीक है। कनेक्टिव, ये ऐसा टिश्यू है दोस्तों जो काफी ठोस, कठोर एवं मजबूत होते हैं, शायद सबसे ज्यादा कठोर और ठोस होते हैं। चलिए आइए देखते हैं ये किसके बने होते हैं दोस्तों। ये तंतुओं के और मैट्रिक्स के। ये मैट्रिक्स क्या है दोस्तों, मैट्रिक्स जो होता है वो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स इसमें पाया जाता है। तंतु मतलब फाइबर्स होता है, ठीक है। तंतु मतलब फाइबर्स होता है। तो क्या होते हैं, ये किसके निर्मित होते हैं दोस्तों, ये तंतुओं और मैट्रिक्स से निर्मित होते हैं, ठीक है। इसके बने होते हैं कौन, अस्थि या बोन्स, जिनको हम बोन्स कहते हैं। असल में देखिए बोन मतलब हड्डी होता है, तो अस्थि इसी के लिए कहा जाता है। अब इसका जो मटेरियल मैट्रिक्स होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, इसके मैट्रिक्स में मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण पाए जाते हैं। इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम, ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। क्लियर हुआ, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसी के कारण और कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों की वजह से ही दोस्तों जो बोन होती है या जो अस्थि होती है वो कठोर होती है। जो इसकी कठोरता है वो इन्हीं लवणों की उपस्थिति की वजह से है। अस्थियों की कठोरता का कारण, अस्थियों की कठोरता का कारण, अस्थियों की कठोरता का कारण क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण। क्लियर हुआ। चलिए ये अगला पॉइंट हो गया कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण की उपस्थिति की वजह से क्या होता है, अस्थियां या बोन क्या होती, कठोर होती, सॉलिड होती, काफी मजबूत होती है, ठीक है। चलिए
अगला पॉइंट भी देख लिया जाए। अभी इसमें काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं दोस्तों अस्थि में, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं, मिस मत करिएगा, ठीक है। इनको एक एक चीज को जो है बहुत ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। अभी देखिए आपको पता चलेगा कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखिए, जो हड्डियां दोस्तों मोटी होती हैं, ठीक है, मोटी और लंबी, जैसे हाथ की हड्डी है, पैर की हड्डी है, मोटी हो लंबी हो, ठीक है, मोटी और लंबी अस्थियों में क्या होता है, एक खोखली गुहा पाई जाती है, खोखली गुहा। दोस्तों जैसे आपने देखा होगा मरे हुए जानवरों को, तो आपने देखा ही होगा, तो जो मरे हुए जानवर होते हैं, इंसान होते हैं, उनकी जो हड्डियां मोटी होती हैं या लंबी होती, क्योंकि वही दिखेंगी, छोटी मोटी हड्डियां तो चूर हो जाती हैं। तो मोटी और लंबी हड्डियों में कभी अगर उनके टूटने पे आपने देखा होगा तो उनके बीच में क्या होती है, खोखली गुहा पाई जाती है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो पोपली होती है, ठीक है। तो ये क्या पाई जाती है, उसके अंदर खोखली गुहा पाई जाती है दोस्तों। इसे क्या कहते हैं, मज्जा गुहा। क्या कहते हैं इस गुहा को, मज्जा गुहा, ठीक है। और इसी मज्जा गुहा में एक तरल पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। वो जो बीच का स्थान होता है खोखली गुहा का, जिसे हम मज्जा गुहा कहते हैं, इसमें एक तरल पदार्थ पाया जाता है दोस्तों, जिसको जो है हम क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान दीजिएगा। बोन मैरो इसको कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, बोन मैरो या अस्थि मज्जा। जो लिक्विड पाया जाता है उस खोखली जो है गुहा में, जो लिक्विड पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा या बोन मैरो, ठीक है। अब ये बोन मैरो क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए इसको देखते हैं। बोन मैरो को देखते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बोन मैरो में अस्थि जो मज्जा होती है, मान लीजिए ये हड्डी हो गई, चलिए हड्डी का एक आकार बना दे रहे हैं, ऐसे देखिएगा, मान लीजिए टूटी हड्डी का एक टुकड़ा है, ये टूटी हड्डी का एक टुकड़ा है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि ये जो है खोखली गुहा क्या है, मज्जा गुहा। इसके बीच में जो ये खोखली गुहा है, ये क्या होती है दोस्तों, मज्जा गुहा। अब ये मज्जा गुहा में क्या होता है, लिक्विड, ये तरल पदार्थ है, यही क्या है, बोन मैरो या अस्थि मज्जा, ये क्या होता है, लिक्विड होता है। और दोस्तों इसके बीच में पीली और किनारे पे लाल जो है अस्थि मज्जा पाई जाती है। देखिए ये तरल पदार्थ तो टोटल अस्थि मज्जा हो गया, बीच में जैसे यहां से यहां तक, ये बीच में क्या पाई जाती है, पीली अस्थि मज्जा कहते हैं इसको, पीली अस्थि मज्जा। और जो हड्डियों के किनारों पर, मान लीजिए ये बीच का मतलब ये हो गया बीच का पार्ट समझ लीजिए, और हड्डियों के किनारों पर, ठीक है, ये किनारों पर क्या पाई जाएगी, लाल अस्थि मज्जा। क्या पाई जाएगी, लाल अस्थि मज्जा। ध्यान दीजिएगा, हड्डियों के बीच में क्या पाई जाएगी, बीच में क्या पाई जाएगी दोस्तों, बीच में पाई जाएगी पीली अस्थि मज्जा। और हड्डियों के किनारे, किनारे चाहे आप इसको भी मान लीजिए या ऊपर वाले हिस्से को मान लीजिए कि हड्डियों के किनारे, ठीक है। तो यहाँ क्या पाई जाएगी दोस्तों, यहाँ पाई जाएगी लाल अस्थि मज्जा। ये दोनों में अंतर पहले समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पीली अस्थि मज्जा होती है, जो बीच में पाई जाती है, ये बनाती है श्वेत रक्त कणिकाएं, कणिकाएं मतलब WBC। और ये जो होती है दोस्तों लाल अस्थि मज्जा, ये क्या बनाती है, RBCs मतलब लाल रक्त कणिकाएं। अब देखिए लाल अस्थि मज्जा से आप रिलेट कर सकते हैं कि लाल ये जो अस्थि मज्जा है वो लाल रक्त कणिकाएं बनाएगी, और जो है पीली अस्थि मज्जा को आप समझ लीजिए कि ये जो है शरीर की जो प्रतिरक्षा कणिकाएं होती हैं, आपको पता भी होगा, श्वेत रक्त कणिकाएं WBC, इनका निर्माण पीली अस्थि मज्जा करती है। बस इतना आपको समझना है। और ये बीच का जो तरल पदार्थ है, इनके बीच जो खोखली गुहा होती है, इसके बीच का जो तरल पदार्थ होता है दोस्तों, वही क्या होता है, अस्थि मज्जा या बोन मैरो। चलिए
इसका मतलब आप कह सकते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। ये सवाल पूछा गया है दोस्तों, महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए लाल, अब यहाँ पर दो अस्थिमज्जाएं आपने देख ली, तो दोस्तों देखिए जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं या जो लाल अस्थिमज्जा होती है, क्योंकि वही जो है बनाती है लाल कणिकाओं को, लाल अस्थिमज्जा जो होती है दोस्तों, ये केवल किसमें पाई जाती है, स्तनधारियों में, स्तनधारियों में। ध्यान दीजिएगा, सारे कशेरुकी प्राणियों में कंकाल, अंतःकंकाल पाया जाता है, ये तो क्लियर हो गया। अगर कशेरुकी जीव है तो उसमें अंतःकंकाल पाया जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें लाल अस्थिमज्जा और पीली अस्थिमज्जा दोनों पाई जाए। तो यहाँ पर वैरी हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, अगर वो स्तनधारी है तो उसमें क्या होगा, लाल अस्थिमज्जा पीली अस्थिमज्जा दोनों पाई जाएगी। इसका मतलब जो लाल रक्त कण जो बनेंगे वो लाल रक्त अस्थिमज्जा में बनेंगे। क्लियर हुआ, और ये केवल स्तनधारियों में होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया। उपास्थि को हम लोग देखेंगे अब थोड़ा सा। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों उपास्थि को। तो उपास्थि क्या है, आइए उपास्थि को समझा जाए। ये क्या है, कंकाली संयोजी ऊतकों से निर्माण होता है इसका। इसका निर्माण जो होता है कंकाली संयोजी ऊतकों से निर्माण, ऊतकों से निर्माण, ओके। कंकाली संयोजी ऊतक होते हैं, इनसे इनका निर्माण होता है। एक बार ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों, संयोजी ऊतक है। एक प्रकार का ये ऊतक ही है, संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू। जो उपास्थि होती है तो एक प्रकार का क्या है, संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू, ओके। ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। अर्धठोस, अर्धठोस मतलब सेमी सॉलिड होता है, ठीक है। और क्या होता है, पारदर्शी मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है दोस्तों, ये ट्रांसपेरेंट होता है। और किससे बना होता है दोस्तों, लचीले ग्लाइकोप्रोटीन से, ठीक है। किससे बना होता है, इसका मैट्रिक्स किससे बना होता है, लचीले मतलब फ्लेक्सिबल, लचीले ग्लाइको प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन के मैट्रिक्स से। मतलब इसका जो मैट्रिक्स होता है वो किसका बना होता है, ग्लाइको प्रोटीन का, ठीक है, ओके। क्लियर हुआ, ये हो गया हमारा उपास्थि। मैंने पहले ही बताया आपको कि ये अर्धठोस होती है, पारदर्शी होती है, और ये कौन सा ऊतक है दोस्तों, एक तरह का ये संयोजी ऊतक है, ठीक है। क्लियर हुआ, तो ये अस्थि और उपास्थि हमने देखा दोस्तों, ये दोनों क्या है, अंतःकंकाल के दो प्रकार हैं, ठीक है। संरचना की दृष्टि से हम इनको दो भागों में बांटते हैं अंतःकंकाल को, एक को अस्थि कहते हैं, दूसरे को उपास्थि कहते हैं। चलिए अब हम मानव कंकाल तंत्र को पूरा बांटेंगे दोस्तों। मानव कंकाल तंत्र, हम मानव कंकाल तंत्र को थोड़ा देखेंगे दोस्तों। मानव कंकाल तंत्र, मानव कंकाल तंत्र को टोटल दोस्तों दो भागों में, इसको भी देखिए दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल, और दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा उपांगीय या अनुबंधी, ठीक है। इसको आप अभी समझ जाएंगे, अनुबंधी या उपांगीय कंकाल, ठीक है। अनुबंधी या उपांगीय कंकाल। अब देखिए समझाते हैं आपको, अक्षीय कंकाल क्या होता है। अक्षीय कंकाल दोस्तों, इसमें क्या आती है, खोपड़ी आएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं। स्कल आएगी, कशेरुक दंड आएगा, क्या आएगा,
कशेरुक दंड आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और तीसरी चीज क्या आएगी, छाती की हड्डियां, मतलब मुख्य ढांचा इससे बनता है, आप समझिएगा, छाती की हड्डियां, ये पूरा अक्ष बनाता है, ठीक है। ये क्या करता है, पूरा अक्ष बनाता है, जिसमें खोपड़ी, कशेरुक दंड और छाती की हड्डियां आती हैं। इसमें क्या आता है, मेखलाएं आती हैं, मेखलाएं मतलब कमर की हड्डियां, ठीक है, मेखलाएं और हाथ पैर की हड्डियां, ठीक है, और हाथ पैर की अस्थियां। क्लियर हुआ। ये एक मतलब आउटलाइन शेप बनाता है और ये क्या करता है दोस्तों, इसके बाद के बचे हुए भाग को निर्मित करता है। तो ये हो गया अक्षीय कंकाल और दूसरा हो गया अनुबंधीय या उपांगीय कंकाल। चलिए ये बात समझ में आई। अब देखिए हम देखेंगे दोस्तों अक्षीय कंकाल के बारे में थोड़ा सा समझेंगे और अच्छे से, क्या है इसका मतलब। खोपड़ी, जैसे ये क्या है, अक्षीय कंकाल है तो इसका मतलब ये मुख्य अक्ष बनाने वाला भाग है, मुख्य अक्ष बनाने वाला भाग हो गया, बनाने वाला भाग हो गया। दूसरी बात, इसमें जो आएगा दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण भाग जो आएगा, खोपड़ी आएगा, या क्या इसको कहते हैं हम, स्कल कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों, खोपड़ी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो भाग है अक्षीय कंकाल का। चलिए ये क्या है, इसमें दोस्तों खोपड़ी में नोट कर लीजिएगा 29 अस्थियां पाई जाती हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपको 22 मिलेगा लेकिन 29 अस्थियां पाई जाती हैं। इसमें जो 8 होती हैं वो मस्तिष्क के चारों ओर का खोल बनाती हैं, जैसे ये जो कपाल आप देखते हैं, 8 जो है होती हैं ये मस्तिष्क के चारों ओर का खोल, या इसको हम क्या कह सकते हैं, कपाल। मस्तिष्क के चारों ओर का खोल बनाती है या कपाल बनाती है, ठीक है, एक चीज। दूसरा एक चीज ये हो गया, 14 हड्डियां होती हैं जो दोस्तों, जो 14 अस्थियां होती हैं, ये क्या करती हैं, 14 अस्थियां चेहरे का कंकाल बनाती हैं, चेहरा इससे बनता है, ठीक है, चेहरे का कंकाल बनाती हैं, मतलब चेहरे के कंकाल के लिए केवल 14 अस्थियां जिम्मेदार होती हैं, ठीक है। 14 अस्थियां मिलके क्या बनाती हैं, चेहरे का कंकाल बनाती हैं। 8 हड्डियां मिलके क्या बनाती हैं, कपाल को बनाती हैं, ठीक है। अब 6 हड्डियां, 6 अस्थियां क्या करती हैं दोस्तों, 6 अस्थियां, ये जो 6 अस्थियां होती हैं मध्य कर्णों में स्थित मध्य अस्थियां होती हैं। जो मध्य कर्ण होता है उसमें स्थित मध्य अस्थियां होती हैं, मध्य कर्ण में। ये बाह्य कर्ण हो गया, इसके बाद मध्य कर्ण होगा, बाद में आंतरिक कर्ण होगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये क्या है, 6 अस्थियां, ये क्या करती हैं, मध्य कर्णों में मध्य अस्थियां होती हैं, अस्थियां होती हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। 29 अस्थियां टोटल खोपड़ी में पाई जाती है, जिसमें 8 जो है मस्तिष्क के चारों ओर का खोल या कपाल बनाती है, 14 अस्थियां चेहरे का कंकाल बनाती हैं, 6 अस्थियां मध्य कर्णों में मध्य अस्थियां होती हैं। क्लियर हुआ। और दोस्तों इसमें एक हड्डी और होती है, वो कहाँ स्थित होती है, कंठ के बीच, यहाँ जो है जिह्वा के नीचे एक हड्डी स्थित होती है। ये पीसीएस में पूछा गया है, हाईओइड हड्डी जो होती है वो कहाँ स्थित होती है, जिह्वा के नीचे, ठीक है, जिह्वा के नीचे। चलिए क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में केवल एक चीज हुई, खोपड़ी। क्या हो गई, खोपड़ी। अब इसके बाद आएगा दोस्तों कशेरुक दंड। क्या आएगा, खोपड़ी तो एक भाग हो गया, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, कशेरुक दंड। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, कशेरुक दंड, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल
ब्रल कॉलम। ओके, ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है रीढ़ की हड्डी। कशेरुकदंड क्या है? आपने देखा होगा पीछे रीढ़ की हड्डी जो है, इसी के आधार पे तो कशेरुकी और अकशेरुकी जीवों का विभाजन किया गया। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये है रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। ओके, अब देखिए दोस्तों ये कितनी होती है संख्या में? 26 होती है। मनुष्यों में इसकी संख्या 26 है, शिशुओं में दोस्तों 33 होती है। ध्यान दीजिएगा, शिशुओं में इसकी संख्या ज्यादा पाई जाती है, 33। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, ये किसकी बनी होती है? छोटी छोटी हड्डियों। आपने इसका अगर देखा होगा शेप, तो आपने अगर इसको देखा होगा पिक्चर में, तो आपने देखा होगा ऐसे करके जो है ये छोटी छोटी हड्डियों से मिलके बनी होती है। ठीक है, इसका शेप आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि छोटी छोटी हड्डियों से ही मिलके बनी। तो ये क्या होती है? छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, मिलकर बनी होती, इन्हें क्या कहते हैं? ये क्या है? कशेरुकाएं, कशेरुकाएं। ठीक है, ये क्या है? कशेरुकाएं हैं। ठीक है, इनसे मिलकर पूरा कशेरुकदंड या वर्टिब्रल कॉलम बना होता है। ठीक हो गया, समझ में आ गया? गर्दन का जो पहला कशेरुकदंड होता है दोस्तों, जैसे ही गर्दन के नीचे पहला कशेरुकदंड होता है, वो कौन सा होता है? वो एटलस कशेरुकदंड होता है। कौन सा होता है? एटलस, गर्दन के नीचे वाला। ठीक है, गर्दन के नीचे जो होता है वो क्या होता है? एटलस कशेरुक। क्या होता है? एटलस कशेरुक। अब ये क्या होता है दोस्तों? ये गर्दन को सीधा रखता है। गर्दन को क्या करता है? गर्दन को साधे रखता है। ठीक है, मतलब उसको सीधा रखने में मदद करता है। ठीक है, कशेरुकदंड क्या करता है दोस्तों? दरअसल ये क्या करता है? गर्दन और धड़ को आधार प्रदान करता है। गर्दन और धड़ को एक बेस प्रदान करता है, मतलब आधार प्रदान करता है। चलिए ठीक है, आधार प्रदान करता है। अगर कोई मनुष्य है तो खड़ा हो सकता है, उसको इसकी वजह से अगर खड़ा होना है तो खड़ा हो सकता है, खड़े होकर चल सकता है। ये प्रक्रिया किस लिए संभव होती है? इसी कशेरुकदंड की वजह से। अगर एक कशेरुकदंड उपस्थित ना हो तो उसको खड़े होने में भी और खड़े होकर चलने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तो इस तरह जो है कशेरुकदंड तक आप समझ चुके हैं कंकाल तंत्र को। बाकी चीजें दोस्तों अगले वीडियो में, उम्मीद है आपको समझ में आया है। और कोई समस्या तो आप कमेंट में लिखें। और दोस्तों इसका नोट्स जरूर बनाएं, एकदम पॉइंट वाइज चीजें मैं बता रहा हूँ। नोट्स बनाएंगे तो इसका भरपूर फायदा ले पाएंगे, हमारी मेहनत तभी सार्थक होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इन वीडियो से आपको मदद मिल रही होगी। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और कुछ इसकी बची हुई चीजों के साथ। जय हिंद दोस्तों।